नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ओल्ड एमसीक्यू की तीसरी क्लास में देख रहे हैं कि आरपीएससी और आरएस एमएसएसबी बोर्ड है वो कैसे क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। ये 2025 के सेकेंड ग्रेड और जो इसके अलावा अन्य जो तमाम एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हैं जो अपन कर रहे हैं साथियों। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में और देखते हैं अपन किस टाइप के क्वेश्चन है उनको 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में देख रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। आप लोगों को बताना है कि राजस्थान के जो नीचे जिला समूह दे रखे हैं उसमें से 40 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो कौन से जिला समूह से होकर गुजरती है। दौसा, टोंक, भीलवाड़ा। दौसा, टोंक, भीलवाड़ा ये तो नहीं होगा। अलवर, जयपुर, उदयपुर ये भी नहीं होगा। सीकर, नागौर और जालोर साथियों बिल्कुल इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीकर तो है, अजमेर नहीं होगा, सिरोही नहीं होगा। इस प्रकार ये कोई ऑप्शन भी गलत हो गया। समझिए साथियों किस प्रकार जो है वो प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों को इस तरीके से समझना है। पतंगाकार राजस्थान सबको पता है, यहाँ पर है वो 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। उसके बाद यहाँ पर जो है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यहाँ पर जो है साथियों 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने खूब पढ़ रखी है। अब देखिए आपको क्या पूछा, 40 सेंटीमीटर पूछा। 40 सेंटीमीटर पे कौन से जिले आते हैं ये पूछा था। तो देखो सीकर ऑप्शन में दे रखा है, और कौन सा दे रखा है, नागौर दे रखा है, और कौन सा दे रखा है, जालोर दे रखा है। तो ये जिले आपको अच्छे से पता है कि जो 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो हमारे अर्ध शुष्क जो शुष्क भाग हैं, और कौन सा, और जो हमारा अर्ध शुष्क भाग है, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। कौन सी समवर्षा रेखा, 20 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर की बात करें तो 40 सेंटीमीटर है, और 50 सेंटीमीटर की बात करें तो ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। आपने खूब पढ़ा है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर 50 सेंटीमीटर का भी पता है ना, 50 सेंटीमीटर का भी पता है, तो देखो आप कैसे सोल्व कर लेते हैं। सिरोही 50 से नीचे आता है, जालोर इधर उदयपुर नीचे आता है, उधर ये भीलवाड़ा नीचे आता है, इसमें तो तीनों ही नीचे आते। तो ये क्वेश्चन तो आराम से किया जा सकता था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है साथियों। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है हमारे मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभाजित करती है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान ज्योग्राफी का ये शानदार क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी आपको बतानी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी। देखो समझिए कैसे साथियों, ये देखो यहाँ पर एक नदी है, कौन सी, बनास नदी। इस बनास का उद्गम कहाँ से होता है, आप सभी को पता है कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है। आपने खूब पढ़ा है कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। और जानना है तो कहाँ से होता है, वेरो का मठ। कहाँ से, वेरो का मठ। और ये वेरो का मठ है, वहां पर एक शिव मंदिर है, वेरो का मठ। यहाँ पर एक शिवलिंग है, वेरो का मठ, शिव भगवान से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखना। और देखो इस बनास नदी की हम बात करें तो इस बनास नदी का उद्गम जब हो जाता है, उद्गम यहाँ से होता है खमनोर की पहाड़ियों से, तो ये इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है, और कहाँ जाके मिल जाती है, यहाँ पर एक जगह है, और इस जगह का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है, रामेश्वरम। ये भी आपने खूब पढ़ा है, क्या नाम है, रामेश्वरम। इस जगह पे जाके मिल जाती है, और यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है साथियों, इसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। और यहां से एक नदी आकर मिलती है जिसका क्या नाम है, सीप नदी। कौन सी, सीप नदी। तो सीप, चंबल और बनास यहाँ रामेश्वरम में क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो बनास, चंबल और सीप नदी कहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रामेश्वरम कहाँ पर है, तो सवाई माधोपुर में है, ये ध्यान रखना है। और देखिए अपना प्रश्न पे चलते हैं। अब दाहिने तट की सहायक नदी बतानी है। तो जब नदी का तट ज्ञात करना हो कि नदी दाहिने तट पे कौन सी और बाएं तट पे, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, जहां नदी का उद्गम होता है उधर खड़े रह के जिस तरफ इसका बहाव है उधर देखना है। इधर जिधर पानी जा रहा है ना, इधर देखना है। इधर इसका पानी जा रहा है, अगर इधर इसका पानी जा रहा है तो आपको देखना है कि इसका दाहिना तट कौन सा है और बायां तट कौन सा है। तो ये तो हो जाएगा इसका
इसका दाया तट हो जाएगा। ये तो हो जाएगा इसका यूनिट, इसको मिटा के ही लिख देते हैं। ये तो कौन सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साथियों कौन सा, ये हो जाएगा दाया तट, ये हो जाएगा दाया तट और ये हो जाएगा बाया तट। यही तो है, ये बाया और ये दाया, ये बाया ये दाया, तो ये हो जाएगा बाया तट। अब देखो पूछा क्या है कि दाहिने तट की सहायक नदी है। ऑप्शन चेक कर लो। कोठारी कहां से आती है, कोठारी ऊपर से आती है। खारी कहां से आती है, खारी ऊपर से आती है। और बेड़च, बेड़च कहां से आती है, बेड़च यहां से नीचे से आती है। और कौन सी है, डाई, डाई कहां से आती है, डाई ऊपर से आती है। तो अब देखो डाई ऊपर से आती है, यहां से देखो अब त्रिवेणी संगम, एक ये हो गई बेड़च, ये कौन सी हो गई बेड़च। इस बेड़च की सहायक है, इसका नाम है क्या, मेनाल। क्या नाम है, मेनाल। मेनाल ये बेड़च की सहायक है। और ये बेड़च, ये मेनाल और ये बनास, तीनों मिलकर यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। कौन सा त्रिवेणी संगम है, मांडलगढ़। मांडलगढ़ में बनता है बनास बेड़च, मेनाल में मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, सभी को पता है। एक यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम होता है, कौन सा, एक तो हो गई हमारी कौन सी, एक नदी तो हो गई हमारी कौन सी, एक तो हो गई खारी और एक हो गई कौन सी डाई और एक कौन सी हो गई बनास। और तीनों मिलकर कहां पर, राजमहल टोंक। कहां पर, राजमहल टोंक में क्या करती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। ये भी आपको पता है। ये सिप और इधर से चंबल और इधर से बनास, यहाँ पर रामेश्वरम में मिलकर क्या करती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अब कितना इजी क्वेश्चन था देख लो। आपको पता होगा कि बेड़च नदी किधर से आती है, ये पूछा कौन से तट पे मिलती है, दाएं या बाएं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि कोठारी और ये खारी और डाई तो कहां से मिलती है, ऊपर से यानी कि बाई तरफ से मिलती है। और बेड़च किधर से मिलती है, तो बेड़च दाई तरफ से मिलती है यानी कि नीचे से आती है, उदयपुर साइड से आती है। ये आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस बेड़च को आयड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में रिपीट हो सकता है। नदी बदल दी जाएगी और आगामी परीक्षा में फिर पूछ लिया जाएगा। तो यही तो है ट्रेंड, आपको पहचानना है। इससे आप जब पुराने एमसीक्यू जब सोल्व कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही पढ़ने लगेगा। आप जब पढ़ोगे तो ये देखोगे कि दाएं से कौन सी आ रही है, बाएं से कौन सी आ रही है, उस टाइप से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट कौन सा है, धोकड़ा। धोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष हैं वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। साथियों बता दीजिए किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। धोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान में पाए जाते हैं, नहीं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, कांटे वाले नहीं है ये। मिश्रित पतझड़ वन, यस। मिश्रित पतझड़ वन जो है, मिश्रित पतझड़ वन, उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, धोकड़ा, पलाश, तेंदु, सेमल। और इसके अलावा बात की जाए तो सालर के वन भी इसमें पाए जाते हैं। और कौन से हैं, धोकड़ा हैं। ये सारे जो धोकड़ा हैं और पलाश हैं, ये सारे कौन से प्रकार के वनों में मिलते हैं साथियों, तो याद रख लेना मिश्रित पतझड़ जो वन है उसमें ये सालर, धोकड़ा और पलाश वाले वन है मिलते हैं। अर्ध शुष्क सदाबहार वन नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित पतझड़ जो वन होते हैं उसमें धोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष है वो मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है कि राज 171 और मोती उन्नत किस्में हैं साथियों। बताना है राज 171 और मोती है वो किसकी किस्में हैं। मक्का की है, नहीं। बाजरा की है, यस। राज 171 और मोती किसके किस्में हैं, बाजरा की है, ज्वार की नहीं है, गेहूं की नहीं है। ये याद रखना। गेहूं की बात की जाए तो इसकी सोनालिका ऐसे किस्में आती हैं, तो ये किसकी है, राज 171। और मोती किसकी है, तो ये किसकी है साथियों, बाजरा की है। आगामी एग्जामों के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसको ध्यान कर लेना, आगे आएंगे ये इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको आगे पूछे जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली के बारे में एक शानदार क्वेश्चन। अरावली के बारे में एक शानदार क्वेश्चन साथियों, अरावली के बारे में एक शानदार क्वेश्चन है। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है वो असत्य है साथियों, यानी कि गलत बताना है आपको। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है, बिल्कुल प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है, ये बिल्कुल सही बात है। इसकी तुलना यूएसए के रोकीज पर्वत से की जाती है, बिल्कुल नहीं साथियों। यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है।
कौन से पर्वत से की जाती है? तो अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अब अपलेशियन पर्वत की बात करें तो अपलेशियन पर्वत भी कहाँ पर है? अपलेशियन पर्वत भी यूएसए में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये रॉकीज जो पर्वत है वो नवीन पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? नवीन पर्वतमाला है। और ये जो हमारी अभी तो हमने पहले ऑप्शन में पढ़ा कि अरावली जो है कैसी प्राचीनतम पर्वतमाला है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इसकी तुलना यूएसए के रॉकीज पर्वत से नहीं की जाती। किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वत से की जाती है। और अपलेशियन पर्वत कहां पर है? यूएसए में है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। बिल्कुल इसका अपरदन हो गया है और यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। यह भी कथन सही है। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था गलत बताओ। क्या पूछा था? कि हमसे पूछा था गलत बताओ, यानी कि असत्य बताओ। तो अपना असत्य कौन सा है? ये असत्य है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकीज पर्वत से नहीं की जाती। इसकी तुलना किससे की जाती है? तो अपलेशियन पर्वत से की जाती है, यूएसए के। ध्यान रख लेना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने जनगणना का। क्या है? जनगणना का। जनगणना का है साथियों। जनगणना का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, मान लो ये कुल जनसंख्या है और इसमें क्या है? ये नगरीय जनसंख्या है, ये नगरीय है। तो ऐसा कौन सा जिला है? ये तो ग्रामीण हो गई, ये क्या हो गई? ग्रामीण हो गई। तो आप लोगों को ये पूछा है कि ये वाली जो जनसंख्या है वो किस जिले में सबसे सर्वाधिक, इसका क्या है? परसेंटेज पूछा है, यानी कि प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है, ये पूछा है। और आप लोगों को बताना है ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से प्रतिशत बताना है किस में ज्यादा है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो कौन से जिले की है साथियों? कोटा जिले की है। लेकिन ऑप्शन में क्या है? कोटा है नहीं। तो अब करे क्या? तो अब क्या है ऑप्शन? तीसरे नंबर पर आता है हमारा अजमेर। अजमेर की क्या है? जो नगरीय जनसंख्या है वो तीसरे स्थान पर है, अजमेर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। बाकी जोधपुर, बीकानेर, चूरू ये सही नहीं है। क्या हो जाएगा? अजमेर इसका सही आंसर है। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, वापस रिपीट हो सकता है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज अपन थोड़े जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज अपन थोड़े जल्दी करेंगे। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक ए में है, कंपनी है, और जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। तो ए में तो अपने को कंपनी दे रखी है और बी में अपन को उसकी अवस्थिति मतलब वो कंपनी कहां पर है ये दे रखा है। तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के बारे में अपने को बताना है कि इसको किसने लगाया था? फ्रेंच ने लगाया था। और कहां पे लगाया था? भिवाड़ी में लगाया था। तो ये कंपनी कहाँ की है? ए में कंपनी फ्रेंच कहां पर है? अमेरिका फॉर फ्रेंच ये है। तो इसका एक नंबर ही सही आंसर हो जाएगा। कहां पर स्थापित की है? भिवाड़ी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन एक है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है। वो कंपनी कहाँ की है? इकाई कहाँ किसकी है? फ्रेंच की है। और कंपनी अवस्थित कहां पर है? भिवाड़ी में अवस्थित है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन एक। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कूट दिया हुआ है साथियों, कूट दिया हुआ है। आप लोगों को अब दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से। तो आप सभी लोग एक बार इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? साथियों क्या पूछा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पर्यटन स्थल हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देलवाड़ा कहां पर है? आप सभी को लग पता है कहां पर है। आबू पर्वत। नाकोड़ा कहां पर है? नाकोड़ा कहां पर है? तो नाकोड़ा इनमें से कहां पर है? नाकोड़ा बालोतरा में है, जैन मंदिर है। रामेश्वरम धाम अभी पड़ा था, वो नदियां जहां पे मिल रही थी ना, चंबल नीचे से आ रही थी, सीप ऊपर से आ रही थी, तो वहां पर है रामेश्वरम धाम। कहां पर? सवाई माधोपुर में है। त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी कहां पर? उमराई गांव में, बांसवाड़ा तलवाड़ा तहसील। आप लोगों को याद होगा तलवाड़ा तहसील उमराई गांव में है। त्रिपुरा सुंदरी कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो ए का हो गया 3। ए का 3 किस में है? यहां पर है और यहां पर है, यानी कि ये दो तो गए। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमने कौन सा मिला? ए। तेलवाड़ा कहां पर है? 3 में। इसके बाद नाकोड़ा मिलाओ। नाकोड़ा कहां पर है? बालोतरा में है। बी का हो गया 1। बी का 1 कहां पर है? यहां पर है और यहां पर है। अभी तो एग्जामिनर अपनी परीक्षा ले रहा है।
रामेश्वरम धाम कहाँ पर है? तो रामेश्वरम धाम कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में, यानी कि सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया। और अब अपना आंसर जो है वो मिल चुका है। कौन सा आंसर है अपना? ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है साथियों? करेक्ट है इसका। और रह गया त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बहुत अच्छे से नए बच्चे बढ़िया से सीख लीजिए, काम आएगा आपके, क्योंकि आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपका जीके में हाथ मजबूत हो जाएगा और आप बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम को निकाल लोगे साथियों। देलवाड़ा, नाकोड़ा, रामेश्वरम धाम और त्रिपुरा सुंदरी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। देलवाड़ा कहाँ पर है? आबू पर्वत और सिरोही। नाकोड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में है। रामेश्वरम धाम अपन ने देख लिया कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। और त्रिपुरा सुंदरी तो अपन ने देख लिया कहाँ पर? बांसवाड़ा के उमराई गांव में, तलवाड़ा तहसील में है। ये अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बेलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं, पाली में, सिरोही में तथा सांचौर में पाए जाते हैं। और सांचौर में कौन मिलता है? कांकरेज मिलती है। गाय की कौन सी नस्ल मिलती है? कांकरेज मिलती है। ये अच्छे बेलों के लिए प्रसिद्ध भी है और दुग्ध उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सी? कांकरेज। आप लोगों से पूछा जाए गिर कहाँ की है? गुजरात की है, ध्यान रखना। तो गुजरात से सटे हुए गांवों में अगर जिलों में कभी पूछा जाए तो वहां की गिर हो जाएगी। मालवी कहाँ की हो जाएगी? हाड़ौती की हो जाएगी। और इधर की हो जाएगी ये राठी की, इधर की ये हो जाएगी राठी हो जाएगी। उत्तर साइड, उत्तर पश्चिम भाग में ये राठी हो जाएगी। बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कांकरेज है वो अच्छे बेलों के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए क्या है? जानी जाती है। गिर मूलतः कहाँ की है? तो मूलतः गुजरात की है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। बाकी ये सभी क्या है? गायों की नस्लें हैं। ये भी ध्यान रख लेना बहुत बढ़िया से, क्योंकि अगली बार वो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी है वो गाय की नस्ल नहीं है। तो इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृत बांड संस्कृति का पूरा स्थल है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लीजिए। आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट होगा। वैसे पहले भी आया हुआ है और वापस ये रिपीट ही हुआ है सेकंड ग्रेड में, कोई नया काम नहीं किया है। तो चित्रित धूसर जो मृत बांड कौन सी संस्कृति का पूरा स्थल है? तो कौन सी का है? बेराट का। और बेराट अभी कहाँ पर है? तो कोटपुतली अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पहले तो जयपुर खूब पढ़ा, लेकिन अभी कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल क्या है? नहीं है। कौन सा है वो आहड़ संस्कृति का पूरा स्थल नहीं है? ये आपको बताना है। बालाथल बिल्कुल है, गिलुंड बिल्कुल है, ओजियाना भी है। तो कौन सा नहीं है? बागोर। और आप लोगों को लग रहा हो ना सेकंड ग्रेड में ये पूछ लिया वो पूछ लिया। ये प्रश्न है जो सेकंड ग्रेड में आया है वो पहले जैन भर्ती में भी पूछा गया था, जैन भर्ती में पूछा गया था। इसके अलावा लाइब्रेरियन में भी पूछा गया था। और यहाँ पर ऑप्शन इसने इतना लिखा था कि लोथल, बाकी एज इट इज उसने शब्द भी चेंज नहीं किया और ये प्रश्न वापस उतार दिया। बस यहाँ पर लोथल लिख रखा था और लोथल तो कहाँ पर है? गुजरात में है, तभी इसका आंसर लोथल था। तो अब क्या हो जाएगा? बागोर हो जाएगा। बाकी एग्जामिनर ने जब पहले पूछा तो ये ऑप्शन तो पहले भी थे, बालाथल, गिलुंड और ओजियाना, यही 3 ऑप्शन थे। तो याद रखना पुराने प्रश्न रिपीट होते हैं और जब आप पुराना प्रश्न गलत करते हो तो मेरिट में हमेशा पीछे चले जाते हो, इस बात का ध्यान रखना। अपनी ये क्लास हर रोज आती रहेगी, आप लोग जुड़े रहना। लगातार इसके 101 एपिसोड आएंगे और आपके सारे पेपर बहुत अच्छे तरीके से सारे रिवाइज हो जाएंगे। आपको अलग से पुराने पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये देख रहे हो ना, वही चीजें आपको बुक्स में बहुत बढ़िया से पढ़नी है। बस इतना ही काम आपको अच्छे से करना है। ओल्ड पेपर, बुक और लास्ट में जब आएंगे तब क्या आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रज्जिल किस प्रकार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रज्जिल का क्वेश्चन आया है। रज्जिल कहाँ के हैं आप सभी को पता है? मंडोर का व्यक्ति है रज्जिल। ये आप सभी को पता है कि रज्जिल कहाँ का व्यक्ति है। तो रज्जिल कहाँ का है? मंडोर का है। लेकिन पूछा क्या है देख लेते हैं। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है?
रज्जिल की प्रतिहार शाखा कहाँ की प्रतिहार शाखा है? तो मंडोर की प्रतिहार शाखा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। मंडोर के संस्थापक आपसे पूछा जाए कि मंडोर के संस्थापक कौन है, तो कौन है? हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र कौन है यहाँ के संस्थापक हैं? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मंडोर के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। और ये जो रज्जिल है, ये रज्जिल है, वो कहाँ के प्रतिहार शासक कौन सी शाखा से संबंधित हैं? तो मंडोर शाखा से संबंधित हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो प्रतिहार है, प्रतिहार जो वंश है उसकी कुल 26 शाखाएं थी, उसमें मंडोर है वही सबसे खतरनाक वाला जो है वो खतरनाक वाली जो है वो शाखा थी। इस बात को भी आप ध्यान रखना, कभी ऐसे उड़ता हुआ क्वेश्चन आ जाए तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों चौहान। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बस अब आ रहा होगा बढ़िया से। नेक्स्ट देखो, चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे, मतलब संबंध नहीं रखते हैं। चौहान कहाँ पर नहीं है ये बताना है। नाडोल में बिल्कुल चौहान है। जालोर में बिल्कुल चौहान है। रणथंभौर में बिल्कुल चौहान है। लोद्रवा कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये किससे संबंधित है? ये भाटी राजवंश से संबंधित है। तो इसका संबंध है वो कहाँ से नहीं है? चौहान से संबंधित ये नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोद्रवा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आ सकता है, इजी क्वेश्चन है। बहुत जो लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से, उन्होंने तो आराम से इसको सही कर लिया होगा, क्योंकि लोद्रवा हम जानते हैं, मुमलवाड़ी बात सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान। सुल्तान इल्तुतमिश का कौन सा अभियान है साथियों? सुल्तान इल्तुतमिश का जालोर अभियान जब हुआ, सुल्तान इल्तुतमिश जो है उनका जालोर अभियान के दौरान वहां के शासक कौन थे? कीर्तिपाल थे, सामंत सिंह थे, उदय सिंह थे, या फिर कान्हड़ देव थे? तो इसका सही आंसर है उदय सिंह। उदय सिंह जब सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर का क्या अभियान किया था, उस समय वहां के शासक कौन हुआ करते थे? तो कौन थे? उदय सिंह थे, वो वहां के शासक थे। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आगामी परीक्षाओं में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इजी सा क्वेश्चन जनजाति का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है, ये आप लोगों को बताना है कि भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है। साथियों पाल क्या होती है? भीलों का घर नहीं, भीलों का घर को कहते हैं क्या? टापरा, या फिर क्या कहते हैं? कू कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भील गांव का मुखिया क्या कहलाता है? भील गांव का मुखिया जो होता है वो गमेती कहलाता है। भीलों का जो गांव होता है उसको क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। और ये जो बड़ा गांव जो होता है उसको क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। और जो छोटा गांव 8-10 घरों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है। तो बढ़िया से याद रखना, भीलों का घर टापरा या कू कहलाता है। भील गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। भील गांव है उसको हम पाल कहते हैं। जो कि बड़ा गांव होता है 8-10 घरों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? फला कहते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, आगामी परीक्षाओं में से प्रश्न यहाँ से रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1565, कब? 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की जो लड़ाई है, निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? किस शासक ने लड़ी थी यह आप लोगों को बताना है। महाराणा प्रताप ने लड़ी थी, रावचंद्र सेन ने लड़ी थी, राज सिंह ने लड़ी थी, या महाराणा सांगा ने लड़ी थी? तो साथियों रानीसर जगह कहाँ पर है? रानीसर जगह कहाँ पर है? जोधपुर में है। अब आपको इतना भी पता था ना, तो आपका आधा काम यहाँ से हो गया था। आप लोग बता दीजिए ऑप्शन में जो है उनमें से जोधपुर का कौन है? कौन है? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ही इसका सही आंसर है। बाकी महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और ये सब कहाँ के हैं? राज सिंह सब कहाँ के हैं? मेवाड़ के शासक हैं। तो रानीसर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? याद रखना 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। कहां पर लड़ी गई थी? जोधपुर में लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो मुगल और राणा रावचंद्र सेन के बीच में लड़ी गई थी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एग्जामिनर ने ही सारी बातें लिख दी हैं। कब लड़ी गई? 1565 ईस्वी में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1565 ईस्वी में लड़ी गई। कहां पर लड़ी गई? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर में क्या लड़ा गया? तो रानीसर की लड़ाई
ये तो आपको पता ही है। ऑप्शन है रानी सर की लड़ाई। अब लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो राव चंद्रसेन और किसके बीच? और मुगलों के बीच में लड़ी गई। ये आप ध्यान रखना, किसके बीच लड़ी गई थी? राव चंद्रसेन और मुगलों के बीच में लड़ी गई थी। तो इस टाइप से यहाँ आप क्वेश्चन से भी बहुत सारे फैक्ट हैं वो निकाल के आपकी कॉपी में नोट कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति से 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा के में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या कर दी थी? तो कोटा रेजिडेंसी में जब हमला किया तो एक व्यक्ति तो मरा था, मेजर बर्टन, इसको भी मार दिया था। और किसको मार दिया था? तो एक डॉक्टर था सेडलर, इसको भी क्या किया था? मार दिया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बाकी मैकमेसन कहाँ के हैं? ये जोधपुर कहाँ के हैं? जोधपुर के, इनको ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? किसके नेतृत्व में चलाया गया था? कब? 1939 में क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए? किसको? जयपुर प्रजामंडल को। तो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके लिए? जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए 1939 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में चलाया गया था। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर, बनेड़ा, परगने, जागीर में दिए थे? तो ऐसा महान शासक तो कौन था? महाराणा सांगा ही था, जो जमीन दान में दे रहे थे, परगने दे रहे थे। कौन कौन से परगने दिए थे? अजमेर दिया था, परबतसर दिया था, बनेड़ा दिया था, इसके अलावा भी बहुत दिए थे। तो परगने जागीर में प्रदान किए थे किसने? महाराणा सांगा ने प्रदान किए थे। बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, परबतसर, बनेड़ा और अजमेर, बढ़िया से ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पहले परीक्षा में पूछा गया है, अब भी पूछा गया सेकंड ग्रेड में। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत, जिसे हम क्या कहते हैं? भीलों का मसीहा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? पावजी के नाम से इनको जानते हैं। इनके द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? भीलों की 21 सूत्री मांग थी साथियों, ये 21 सूत्री मांग थी, उसको किस शीर्षक, मतलब इस 21 सूत्री मांग का शीर्षक क्या था? भील संदेश, बहुमत बात, एक ही वचन, मेवाड़ पुकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मेवाड़ पुकार, इसका क्या था? शीर्षक था। इस शीर्षक से जो आदिवासी भील समुदाय की जो प्रॉब्लम्स थी उनको महाराणा के सामने रखा गया और महाराणा ने वहां से बहुत सारी जो मैक्सिमम जो बातें थी उनको वहीं पर क्या है साथियों एक्सेप्ट कर लिया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजों को वहीं पर क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसको किस 21 सूत्री मांग जो मोतीलाल तेजावत द्वारा महाराणा के समक्ष, जो मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्या है? निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? साथियों आप सभी को पता है कि 15 मई, आपने एकीकरण खूब पढ़ा है ना, 15 मई 1949 तब क्या था? इस दिनांक को हमारा जो वृहद राजस्थान था उसमें किसका एकीकरण होता है? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का क्या होता है? तो जो मत्स्य संघ है इसका क्या होता है? मत्स्य संघ का विलय होता है। इन दोनों का क्या होता है? विलय होता है। यानी कि इस वृहद राजस्थान में आकर कौन मिलता है? तो ये मत्स्य संघ है वो इसमें आकर मिल जाता है। इसमें जब आकर मिलता है तो इस मत्स्य संघ का जो बड़ा आदमी होगा उसी को तो मंत्री बनाएंगे। तो यहाँ का मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? ये आप सभी ने पढ़ा है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत था। ये आप सभी लोगों ने खूब पढ़ा है
और यही प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो बाबू शोभाराम कुमावत को क्या है, शामिल किया गया था। यह आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है, किसको शामिल किया था? बाबू शोभाराम कुमावत। ये मत्स्य संघ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता हैं और उनके जो सरनेम है वो अपने को पूछा है। लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब गलत मैच कर रखा है। बाबूजी राठौड़ थे क्या? बिल्कुल थे। गोगाजी चौहान थे क्या? बिल्कुल थे। रामदेव जी तंवर थे क्या? बिल्कुल थे। हड़बूजी पवार थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। क्या थे? सांखला थे। क्या थे? सांखला थे। कौन? हड़बुड़ जी। ये ध्यान रखना है, हड़बुड़ जी की जाति क्या थी? सांखला थी। और बाबूजी राठौड़ थे, गोगाजी चौहान थे, रामदेव जी तंवर थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़बू जी पवार नहीं थे बल्कि क्या थे? सांखला थे। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन जो था। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो है स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी साथियों? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? यह आप लोगों को बताना है। बता दीजिए कि बीकानेर प्रजा परिषद की जो है स्थापना है वो कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1942 में की गई थी। कब की गई थी? 1942 में की गई थी। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किसने की थी? तो रघुवर दयाल गोयल। किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल। गोयल ये नाम याद रखने लेना बढ़िया से, रघुवर दयाल गोयल। बाकी आपसे बीकानेर प्रजामंडल की पूछ सकते हैं कि बीकानेर जो प्रजामंडल था इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? तो एक ऐसा प्रजामंडल कौन सा है जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हमारे राजस्थान के जो लोग कलकत्ता में जाके रह रहे थे उनके साथ मिलकर कहाँ पर की? तो कलकत्ता जो है वहां पर, कलकत्ता जो है वहां पर हमने की थी, मिलकर जो है क्या है स्थापना की थी। कहाँ पर? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। और किसने? तो मग्गाराम वेद। मग्गाराम जो वेद हैं उन्होंने क्या है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और आप लोगों से पूछा जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की जो है, बीकानेर प्रजामंडल की जो है एक पुस्तक लिखी थी बीकानेर की थोथी पोथी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी उस टाइम, उसका नाम था बीकानेर, बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर की थोथी और पोथी, ये क्या है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसको आप ध्यान रखना बढ़िया से। बाकी इसी तरीके से आप जब ओल्ड एमसीक्यू रिवाइज करते रहोगे तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से आपका जो पेपर है उसको पास कर लोगे। बाकी आपको विश्वास से इस तरीके से जो पेपर है उनका सॉल्यूशन करते रहना है हमेशा। आप क्लास से नहीं देख रहे हो तो खुद नहीं, आप अपने स्तर पर भी आपके जो पुराने पेपर्स जो आ रहे हैं वेबसाइट, आरपीसी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कीजिए और आप खुद वहां से आप सोल्व कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर ज्यादा समय नहीं है आपका पेपर डाउनलोड करना, क्वेश्चन सब ढूंढना, कहाँ इसका आंसर, तो आप आसानी से एक वीडियो को डबल स्पीड में कीजिए और बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन है वो देख लीजिए। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए जरूर। और क्लास में आप नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।